जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने ही चैनल श्रेष्ठ क्लासेस में। आज हम एनसीईआरटी की कक्षा छठी वसंत की बात करने वाले हैं और तीसरा जो हमारा पाठ है नादान दोस्त, इसको लेकर हम चर्चा करेंगे। आशा करता हूँ पिछली जो मेरी वीडियो थी उसमें दो पार्ट मैंने दिए थे। एक कविता थी जो कि वह चिड़िया जो, और दूसरा एक पार्ट था बचपन, जिसको आपने ध्यान से पढ़ा होगा, समझा होगा और आपको आनंद आया होगा। अगर किसी तरह की कोई कमी आपको रह जाती है मित्रों, या वीडियो में कोई कमी दिखती है, कंटेंट वाइज की मैं बात कर रहा हूँ, प्रेजेंटेशन को लेकर मैं बहुत ज्यादा जोर नहीं देना चाहता, क्योंकि पढ़ने वाले जो छात्र होते हैं वो प्रेजेंटेशन पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर शेयर करें, और हो सके तो वीडियो को एक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा मनोबल बढ़ता रहे और मैं आपके लिए नित्य नवीन एक वीडियो बनाकर पोस्ट कर पाऊँ। तो इसी कड़ी में जो है मैं आगे बढ़ना चाहूंगा, और आज हम तीसरा जो पार्ट है उसको लेना चाहेंगे, और समय हमारे पास अभी पर्याप्त है। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं कि हम एक एक चैप्टर ले रहे हैं, दो चैप्टर ले रहे हैं। जहां मुझे जैसा लग रहा है कि जितना डाइजेस्ट हो सकता है उतना हम ले सकते हैं। साथ ही साथ आप अपनी तैयारी करते रहें। सिर्फ किसी एक वीडियो के लिए जो है आपको रुकना नहीं है ना। ये तो ये मानकर चलिए आपकी आपको ज्यादा समझ में चीजें आ जाए, और आप एक बार अगर पढ़ लेंगे तो फिर आपको परेशानी नहीं आने वाली है। एक बार अगर आपने वीडियो देख ली तो वो चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो हम शुरू करते हैं आज का हमारा तीसरा जो पार्ट है, नादान दोस्त। आशा करता हूं कि आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही होगी। देखिए, जो नादान दोस्त हैं इसके लेखक सुविख्यात हिंदी साहित्य के आधार स्तंभ, या उपन्यासकार आप कह सकते हैं, या आप इनको किसी भी कहते हैं ना, कि सूरज को दीपक दिखाने की आवश्यकता नहीं होती। तो जो मुंशी प्रेमचंद हैं उनके लिए बिल्कुल ये कथन सिद्ध होता है कि उनको किसी वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, या फिर उनके लिए जितना कुछ कहा जाए वो सिर्फ आप कहिए कि सागर से एक बाल्टी पानी निकालने के बराबर है। तो आगे अगर मैं बात कहूं, आगे अगर मैं बात कहूं, तो आज जो हम नादान दोस्त लेने वाले हैं इसमें ये एक बाल कहानी है। देखिए, अगर कहानी की जहां तक बात होती है तो जो मुंशी प्रेमचंद है उनकी आखिरी रचना, ठीक है ना, सेवा सदन, सॉरी, मंगलसूत्र जो अधूरी रह गई थी, और इसके अलावा जो उनकी आखिरी कहानी उपन्यास जो है वो मंगलसूत्र है, और जो कहानी है उनकी वो कफन है। इसका विशेष ध्यान रखिएगा। और प्रेमचंद का जो वास्तविक नाम है वो नवाब राय है, ठीक है ना। प्रेमचंद के नाम से तो सिर्फ ये लिखा करते थे, वास्तविक नाम इनका जो है वो नवाब राय है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि आप जो है कंफ्यूजन में रह जाए या फिर आप उत्तर ना दे पाए। तो शुरू करते हैं पाठ को। कहते हैं कि नादान दोस्त दो भाई बहन की कहानी है। इस कहानी में चार पात्र हैं। एक है लड़का, बालक है जिसका नाम है केशव, और उसकी एक बहन है जिसका नाम है श्यामा। ठीक है, इसके अलावा उनके माता पिता जिक्र का जिक्र आया है, लेकिन जो प्रमुख पात्र है, ठीक है ना, इसके अलावा एक चिड़िया, ठीक है ना, चिड़ियों की बात यहाँ पर की गई है, और ये कहानी जो है ये चिड़ियों के अंडे से ही संबंधित है। ठीक है। तो केशव के घर कार्निस के ऊपर, कार्निस अर्थात छज्जा, ठीक है ना, जो छज्जा है, छज्जे के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहां आते जाते देखा करते थे। ठीक है। तो जो दोनों बच्चे थे ये चिड़िया को आते जाते देखते थे छज्जे पर। सवेरे दोनों आंखें मलते कार्निस के पास पहुंच जाते, और चिड़ा, चिड़ा अर्थात यहाँ पर जो मेल चिड़िया है उसकी बात की जा रही है ना, चिड़ा और चिड़िया दोनों को वहां बैठा पाते। उनको देखने में दोनों बच्चों को ना मालूम क्या मजा मिलता, दूध और जलेबी की सुध भी ना रहती। अर्थात दोनों बच्चे जो हैं उन चिड़ा और चिड़िया को देखने के पीछे जो है अपना नाश्ता, जो ब्रेकफास्ट है, उसको भी भूल जाते थे। दूध और जलेबी
जो उनको नाश्ते में मिलती थी, बच्चों को अच्छी लगती है ये चीजें, तो फिर भी वो इन चीजों को इग्नोर कर देते थे, सिर्फ किस लिए, क्योंकि उन्हें चिड़ा और चिड़िया को देखना होता था। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते हैं। अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, पर मतलब पंख, ठीक है, पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है। देखिए, बाल मन है, और बाल मन जो है वो कल्पनाओं से भरा होता है सदैव, ठीक है ना। तो इन दोनों बच्चों के मन में भी अंडे के विषय में यह प्रश्न बनता था। इतने सारे प्रश्न हो जाते थे कि अंडे कैसे होंगे, किस रंग के होंगे, चिड़िया कैसे, यानी कि बच्चे कैसे बाहर निकलेंगे, कितने बड़े होंगे, है ना। अगर बच्चे बाहर होंगे तो क्या खाते होंगे, और अंडे के अंदर होंगे तो उनकी अवस्था क्या होगी। मतलब काल्पनिक दशा, आप समझ सकते हैं, बच्चों को जब बहुत सारी चीजें मालूम नहीं होती है दुनियादारी की, तो वो अपने ही मन में कल्पना करते हैं, और ये बाल मनोविज्ञान है। बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा होगा, लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं, इनका उत्तर देने वाला कोई नहीं था, क्योंकि ये बच्चे जो थे घर पर रहते थे, और अम्मा जो है वो घर के काम धंधों से उनको फुर्सत नहीं मिलती थी, और पिताजी जो थे वो दफ्तर के काम में ही व्यस्त रहते थे। इनके सवालों का जवाब देने वाला कोई नहीं, ना अम्मा को घर के काम से फुर्सत थी, और ना बाबूजी को पढ़ने लिखने से। दोनों बच्चे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे दिया करते थे। श्यामा कहती, क्यों भैया, कितने बच्चे निकलकर फुर्र से उड़ जाएंगे। जो श्यामा है, जो छोटी बहन है, वो पूछती है अपने बड़े भाई केशव से कि क्या भैया, जो बच्चे हैं वो निकलकर फुर्र से उड़ जाएंगे, मतलब तुरंत उड़ जाएंगे। केशव विद्वानों जैसा गर्व करता और कहता, अपने पर गर्व करता है केशव, और वो गर्व से कहता है, नहीं री पगली, पहले पर निकलेंगे, बगैर परों के बेचारे उड़ेंगे कैसे। श्यामा बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी, ऐसा प्रश्न पूछती है, ठीक है ना, मन में उसके प्रश्न आता है कि बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी। केशव इस पेचीदा सवाल का उत्तर या जवाब कुछ ना दे सकता था, ठीक है ना। वो कहती है, जब श्यामा पूछती है कि भैया, जो चिड़िया है वो बच्चों को क्या खिलाएंगी, तो इसके इसके लिए जो है कोई उत्तर केशव के पास नहीं होता। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन दिन बढ़ती जाती थी। अंडों को देखने के लिए वे अधीर हो उठे। देखिए, अधीर, अधीर यहाँ पर अ उपसर्ग लगा हुआ है, धीर मूल शब्द है, ठीक है ना। तो अधीर हो उठते थे। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब जरूर बच्चे निकल आए होंगे। 4 दिन तक तो वो इंतजार करते, 3-4 दिन तक, लेकिन अब उन्हें ऐसा लगता है कि अब बच्चे निकल आए होंगे। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ। अब उन्होंने ऐसा मान लिया बच्चों ने कि अब जो है बच्चे जरूर निकल आए होंगे। अब उनको खाना क्या खिलाना है, इस पर जो है सवाल उनके सामने आया कि अब बच्चों को खाना क्या देना होगा, या बच्चे अब क्या खा रहे होंगे। बेचारी चिड़िया इतना दाना कहाँ पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे। बच्चे, गरीब बच्चे भूख के मारे चू चू करके मर जाएंगे। अर्थात अ, बच्चे दयावान है ना, बच्चों के अंदर जो है वो दया है। मनुष्य जो है वो मनुष्य तभी है जब उसके अंदर दया होती है ना। तो बच्चों के अंदर दया है, इस बात का अंदाजा इनके प्रश्नों से लग रहा है, इनकी बातचीत से लग रहा है। तो ये दोनों आपस में चर्चा कर रहे हैं कि बच्चे कैसे होंगे, गरीब होंगे, ठीक है ना, और चू चू करके भूख के मारे कहीं मर ना जाए, ठीक है ना। और जब भी इन बारे में दोनों को अंदाजा होता था कि ऐसा हो सकता है, तो वो दोनों घबरा उठते थे। वो दोनों कौन, श्यामा और केशव। दोनों ने फैसला किया कि कार्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। उन्होंने डिसाइड किया कि अब जो है कार्निस, यानी उस छज्जे के ऊपर जो है थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़ियों को चारे के लिए कहीं उड़कर जाना ना पड़ेगा ना। अर्थात कि अब जब हम उस पे चारा रख देंगे तो दोनों जो है, जो चिड़िया है और जो चिड़ा है, उनको तो अब जाना नहीं पड़ेगा। केशव, नहीं, तब क्यों जाएंगी, अर्थात अगर हम वहां पर रख देंगे तो वो दोनों फिर नहीं जाने वाले। श्यामा, क्यों भैया, बच्चों को धूप ना लगती होगी, ठीक है ना। पूछ रहा है, श्यामा पूछ रही है केशव से कि उनको धूप भी तो लगती होगी। केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ ना गया था। बोला, जरूर तकलीफ हो रही होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे, ऊपर छाया भी तो कोई नहीं, है ना। तो ये जो है, जो चीजें दिख रही है बच्चे को, वो बता रहा है कि ऐसा हो रहा है, और यही परिस्थिति उनके साथ भी, जो अपने से रिलेट कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे जो है वो नादान है, तभी तो इस कहानी का नाम नादान दोस्त रखा गया है ना।
तो प्रश्न पूछा जा सकता है, नादान दोस्त जो है कहानी का शीर्षक रखा गया है, और इसमें नादान किन को बताया गया है ना, बच्चों को ही नादान बताया गया है। लेकिन जो बाल मानसिकता को लेकर चल रहे हैं, बच्चे बच्चे हैं तो बाल मानसिकता को लेकर चलेंगे ही, बाल मानसिकता पर केंद्रित है ये कहानी, इसलिए इनको नादान दोस्त कहा गया है। ठीक है ना। फिर बेचारे जो बच्चे हैं वो प्यार के मारे तड़पते होंगे, चिड़िया के बच्चे, ऊपर छाया भी तो नहीं। अब फैसला यही हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए, पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया। उन्होंने डिसाइड किया कि अब जो है हम थोड़े से चावल रख देंगे, पानी की एक प्याली रख देंगे। ठीक है, इस तरह से दोनों बच्चे योजना बना रहे हैं। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। श्यामा माँ की आंख बचाकर मटके से चावल निकाल लाई। मटके से अर्थात घर में जो चावल रखा हुआ था वो मटके में रखा हुआ था, तो किचन से वो चावल निकाल लाई। किनके लिए? उन तो यानी कि जो बच्चे हैं, अंडे जो चूजे हैं, है ना, चूजों के लिए। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ करके उसमें पानी भर लाया। एक पत्थर की प्याली होगी उनके घर में जो जिसमें तेल भरा रखा होता होगा, वो उस बच्चे ने क्या किया, केशव ने, कि उस प्याली से तेल गिराकर और प्याली को साफ करके ले आया और उसमें पानी भर लाया। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहां से आए? चांदनी से अभिप्राय यहाँ पर आप ये मानकर चल सकते हैं, जैसे टेंट होता है ना, तो टेंट में जो कपड़े लगाए जाते हैं उसी के सेंस में यहाँ चांदनी का प्रयोग किया गया है ना, यानी कि एक कवर टाइप से जिससे ढक दिया जाए। ठीक है। फिर ऊपर बगैर छड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे, और छड़ियां खड़ी कैसे होंगी, अर्थात उनको कैसे टिकाया जाएगा? वो जो हम अगर टेंट उसके ऊपर देते हैं, अगर हम कोई छज्जा उसके ऊपर बनाते हैं, तो आखिर वो छज्जा कैसे उनके ऊपर टिक पाएगा अगर हम कुछ उसको आधार ना दे तो? केशव बड़ी देर तक इसी उधेड़-बुन में रहा। आखिरकार उसने मुश्किल भी हल कर दी। श्यामा से बोला, जाकर कूड़े फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ। अम्मा जी को मत दिखाना। देखिए बच्चे जो हैं ग्रामीण परिवेश से हैं और जुगाड़ू है बच्चे, है ना। तो उसके जहन में जो बातें आ रही हैं वो कह रहा है कि उस टोकरी को ले आओ और टोकरी से ही हम उसको ढक देंगे। और वो टोकरी कैसी है? कूड़ा फेंकने वाली। बहुत ज्यादा यानी कि काम की नहीं है, कूड़े में ही इस्तेमाल आती है वो टोकरी, तो उसको हम अगर रख देंगे तो कोई किसी का ध्यान भी नहीं जाएगा। श्यामा, वो तो बीच से फटी हुई है, उससे उसमें से धूप ना जाएगी। जो श्यामा है वो भी समझदार है अपने स्तर पर। वो कहती है कि उसमें तो छेद है, फटी हुई है वो, उससे धूप तो लगेगी ही। तो फिर केशव कहता है, केशव ने कहा झुझलाकर, तू टोकरी तो ला, मैं उसका सुराख बंद करने की कोई हिकमत निकालूंगा। हिकमत मतलब उपाय, ठीक है ना, सॉल्यूशन, उपाय निकालूंगा। श्यामा दौड़ कर टोकरी उठा लाई। केशव ने उसके सुराख में थोड़ा सा कागज ठूस दिया और तब टोकरी को एक टहनी से टिका कर बोला, देख, ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा। तब धूप कैसे जाएगी? श्यामा ने दिल में सोचा, भैया भैया कितने चालाक हैं, है ना। तो जो टोकरी है उसमें जो है कागज उसने भर दिया, पेपर लपेट कर, ताकि वो धूप ना लगे। और एक डंडी से, जो एक मान कर चलिए इस तरह से टोकरी है तो उसको इस तरह से सपोर्ट कर दिया, और बीच में नीचे जो है यहाँ घोंसला होगा, तो इस तरह से कर दे। और श्यामा को जो है अपने भैया पर जो है गर्व भी हो रहा है, और उनकी चालाकी का भी या उनकी सयानेपन का भी पता चल रहा है। इसी तरह से दूसरे परिदृश्य में देखें तो गर्मी के दिन थे और बाबूजी दफ्तर गए हुए थे। अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई थी, लेकिन बच्चों की आंखों में आज नींद कहाँ, है ना। बच्चों की आंखों में नींद नहीं, क्योंकि उन्होंने जो प्लानिंग कर रखी है कि ये सारा काम मुझे करना है उन अंडों के लिए, उन चूजों के लिए, तो उसी के जुगाड़ में, उसी के बारे में वो सोच रहे हैं, और उन्हें नींद नहीं आ रही है। दोपहर का समय है, लू लग सकती है, बच्चों को धूप में निकलेंगे। अक्सर गांव में जो है बच्चे धूप में नहीं निकलते, ग्रामीण बच्चे जो होते हैं आप देखेंगे कि उनको रोका जाता है कि दोपहर में मत टहलो, मतलब 11 बजे से लेकर 4 बजे तक बाहर मत निकलो, सो जाओ। लेकिन बच्चे होते हैं शरारती और वो तो निकलते ही हैं। तो ठीक ये बच्चे भी ऐसे ही हैं। और माँ जो है इन दोनों बच्चों को सुलाकर कमरे में सो गई थी। अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों ने दम रोके, आंखें बंद किए, मौके का इंतजार कर रहे थे। वो इंतजार कर रहे थे कि माता जी को नींद आ जाए और हम जो है जल्द से निकलकर यहाँ से बाहर चले जाए।
जो ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह से सो गई हैं, दोनों चुपके से उठे, बहुत धीरे से दरवाजे की सिटकनी खोलकर बाहर निकल आए। धीरे से सिटकनी, सिटकनी मतलब आप ये मत ये समझिएगा जो लेचर होता है ना, अंग्रेजी में अगर उसको कहूँ लेचर जो लगाते हैं। हालांकि ग्रामीण परिवेश में अगर आप देखेंगे तो दरवाजे हाईटेक दरवाजे नहीं होते हैं जिसमें लेचर वगैरह लगाया जाए, कुंडी सी होती है जिसको सांकल बोलते हैं। तो उसी तरह की सिटकनी जो है वो लगा दी जाती थी। तो सिटकनी खोलकर बाहर निकल आए। अंडों की हिफाजत की तैयारियां होने लगी। अब वो दोनों जो है अंडों की हिफाजत करने का सोच रहे हैं। केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया, लेकिन जब उसके उससे काम न चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रख दी। अब जो है देख रहे हैं ये बच्चे की जो हाइट है मेरी वो क्या हो रही है, छोटी पड़ रही है। स्टूल अगर मैं लगाकर भी कार्निस के ऊपर चढ़ता हूं तो मैं चढ़ नहीं पाऊंगा। तो जो नहाने की चौकी है, चौकी का अर्थ यहाँ पर आप समझ सकते हैं, जब हम नहाते हैं तो एक पटरा से रख लेते हैं, तो उसी पटरे को यहाँ कहा गया है स्टूल। ठीक है ना। स्टूल स्टूल के नीचे उस पटरे को लगा दी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ा। श्यामा दोनों हाथों से, आप चित्र में भी देख सकते हैं कि नीचे जो है वो पीढ़ा लगा हुआ है, वो स्टूल है उसके ऊपर, और श्यामा ने जो है उसे पकड़ रखा है, और केशव जो है अपनी लंबाई से कोशिश ज्यादा कर रहा है कि वहां तक पहुंच जाए, है ना। तो स्टूल की श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुए थी। स्टूल चारों टांगे बराबर ना होने के कारण जिस तरफ ज्यादा दबाव पाता था जरा सा हिल जाता। अर्थात जो स्टूल के पाए थे वो क्या थे, डिसबैलेंस थे, बैलेंस में नहीं थे, ऊपर नीचे थे, जिस कारण से वो स्टूल जो है वो हिल जाता था। उस वक्त केशव को कितनी तकलीफ उठानी पड़ती यह उसी का दिल जानता था। बच्चे हैं और वो रिस्क ले रहे हैं, चढ़ रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि अगर मैं इस तरह से गिर जाऊंगा या चोट लग जाएगी, है ना, या इसके अलावा वो कोशिश कर रहे हैं कि मैं किसी भी तरह से आराम से जो है वहां तक पहुंच जाऊं, क्योंकि गिरने का भय तो केशव को बना ही हुआ था। दोनों हाथों से कर्निस पकड़ लेता और श्यामा को दबी आवाज से डांटता। जब उसको तकलीफ होती, उसे डर सा लगता था कि कहीं जो है केशव गिर ना जाए, तो उसे जब तकलीफ होती थी तो वो क्या करता था, दोनों हाथों से कर्निस को पकड़ लेता था और श्यामा को दबी आवाज से डांटता, अच्छी तरह से पकड़, क्योंकि तेजी से अगर वो डांटेगा तो क्या होगा, माता जी जो है उनको एक पता चल सकती है चीजें, फिर पिटाई हो सकती है। इसलिए जो है दबी आवाज से डांटता, अच्छी तरह से पकड़, वरना उतर कर बहुत मारूंगा। मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कार्निस पर था। बार बार उसका ध्यान उधर चला जाता था और हाथ ढीले पड़ जाते। केशव ने ज्यों ही कार्निस पर हाथ रखा दोनों चिड़िया उड़ गई। अब जैसे ही कार्निस पर उसकी हाथ थोड़ी ऊंचाई पर, यानी कि आप ये मानकर चलिए कार्निस है, छज्जा है, और छज्जे से थोड़ा सा ऊपर हाथ लगाया उसने, जो चिड़िया थी वो दोनों उड़ गई, है ना। चिड़ा और चिड़िया की बात हो रही है। फिर कह रहे हैं कि केशव ने देखा कि कार्निस पर थोड़े तिनके बिछे हुए, तिनके अर्थात सूखे हुए घास या पत्तियां डालियां जो होती हैं वो बिछे हुए हैं, और उन पर 3 अंडे पड़े हैं, जैसे घोंसले उसने पेड़ों पर देखे थे वैसा कोई घोंसला नहीं है। अब बच्चे के मन में यही सवाल है कि घोंसला तो उसी तरह का होता है ना जैसा कि नेस्ट दिखाया जाता है ना। बच्चे क्या होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा जो है चित्रों को याद करके सीखते हैं। लेकिन यहाँ की जो स्थिति है, केशव ने तो यही मान कर रखा था कि जो घोंसला होगा वो इसी प्रकार का होगा। लेकिन आपने भी देखा होगा कि जो चिड़ा चिड़िया के अंडे होते हैं वो सामान्य तरीके से तिनके पर जो है वो अंडे दे देते हैं, और उन पर 3 अंडे पड़े हैं, जैसे घोंसले उनसे पेड़ों पर देखे थे वैसा कोई घोंसला नहीं था। श्यामा ने नीचे से पूछा, क्या भाई बच्चे हैं भैया, क्या मतलब कितने बच्चे हैं भैया। केशव, 3 अंडे हैं, अभी बच्चे निकले नहीं या नहीं निकले। श्यामा, जरा हमें दिखा दो भैया कितने बड़े हैं। केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा चिथड़े ले आ। चिथड़े अर्थात पुराने कपड़े ले आ, नीचे बिछा दूं, बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं। अर्थात अंडे की स्थिति ठीक नहीं है उन दोनों के अनुसार, परेशानी हो रही होगी उनको, तो उनको मैं व्यवस्थित कर दूंगा, उनको थोड़ा सा मैं आरामदायक बना दूं, है ना। तो श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़ कर एक टुकड़ा ले आई। धोती से अभिप्राय यहाँ पर देखिए, धोती वैसे तो पुरुष जो बांधते हैं उसी को धोती कहा जाता है,
लेकिन क्षेत्रीयता का प्रभाव है कि धोती महिलाओं के लिए भी काम आती है। जो साड़ी पहनती है महिलाएं, उसको भी कई जगहों पर धोती कहा जा सकता है ना। लेकिन इतना कन्फर्म है कि चिथड़े जो है वो पुराने कपड़े ही है ना, जो फटे हुए हैं। तो ग्रामीण जो परिवेश है उसमें पुराने कपड़े को फेंका नहीं जाता, संभाल कर रख लिया जाता है कि वो भविष्य में काम आएंगे। तो उन्हीं कपड़ों में से एक टुकड़ा फाड़कर ले आई। केशव ने झुककर कपड़ा ले लिया, उसकी कई तह करके उसने एक गद्दी बनाई और उसे तिनकों पर बिछाकर तीनों अंडे धीरे से उस पर रख दिए। जो तिनके थे उसको वैसे ही रहने दिया और हाथों से ही उसने अंडे को उठाकर उसके ऊपर गद्दी बना दी, उसको तह लगा लगा कर चिथड़े के, और उसके ऊपर अंडे रख दिए। श्यामा ने फिर कहा, हमको भी दिखा दो भैया। केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा वह टोकरी तो दे दो, ऊपर छाया कर दूं। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली, अब तुम उतर आओ, मैं भी तो देखूं। जो श्यामा है वो कह रही है, उसको भी जिज्ञासा है कि मैं भी देखूं कि अंडे हैं कैसे। तो वो कहती है कि जो तुम अब नीचे आओ, मैं भी देख लूं। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिका कर कहा, दाना और पानी की प्याली ले आ, मैं उतर जाऊं तो तुझे दिखा दूंगा। अब केशव जो है वो कह रहा है कि जो दाना और पानी के लिए हमने प्याली का इंतजाम किया है वो ले आओ, मैं उस पर रख देता हूं और उसके बाद तुम्हें दिखा दूंगा। श्यामा प्याली और चावल भी ले आई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीजें रख दी और आहिस्ता से उतर आया। अब क्या कर रहा है ये कि ऊपर कार्निस के ऊपर दोनों चीजों को आहिस्ता से आराम से तसल्ली पूर्वक रख देता है और नीचे उतर आता है। श्यामा ने गिड़गिड़ा कर कहा, अब हमको भी चढ़ा दो भैया। बच्ची है श्यामा, वो भी चाह रही है कि मैं देखूं। और केशव जो है वो भी बच्चा है, लेकिन उम्र में थोड़ा सा बड़ा है, तो अपने आप को वो सयाना समझ रहा है। केशव कहता है, तू गिर पड़ेगी। श्यामा, ना गिरूंगी भैया, तू नीचे से पकड़े रहना। केशव, ना भैया, कहीं तू गिर गिरा पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी ही कर डालेंगी, अर्थात माता जी जो है वो मुझे ही मारेगी अगर तू कहीं गिर वगैरह गई, चोट वगैरह लग गई तो। कहेगी तूने ही चढ़ाया था। क्या करेगी देखकर? अभी अंडे बड़े आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे। ठीक है ना? तसल्ली दे रहा है कि तुझे बाद में दिखा दूंगा, अभी बच्चे निकले नहीं है बाहर, अभी अंडे ही हैं। जब निकलेंगे तो दोनों मिलकर पालेंगे उसको, तो अभी देखने की क्या जरूरत है। दोनों चिड़िया बार बार करनिस पर आती और बगैर बैठे ही उड़ जाती। अब जो चिड़ा और चिड़िया है वो क्या कर रहे हैं, वो आते हैं, देख लेती हैं चिड़िया की अंडे तो हैं, और वो अंडों के पास नहीं फटक रही, वो दूर से ही जो है कार्निस पर बैठकर उड़ जाती थी। यानी कि दूरी है, जो अंडे हैं और जो चिड़ा चिड़िया आकर बैठ रहे हैं उस जगह पर जाकर नहीं बैठ रहे हैं जो अंडे हैं, क्योंकि वहां पर तो इसने गद्दी बिछा दी है। तो थोड़ी दूरी पर ही बैठे या फिर बगैर बैठे ही उड़ जाती। केशव ने सोचा, हम लोगों के डर से नहीं बैठती, स्टूल उठाकर कमरे में रखा है। अब बच्चे सोच रहे हैं कि हम लोग हैं ना, इसलिए शायद ये नहीं बैठ रही हैं। तो ऐसा करते हैं, अब स्टूल को पहले रख देते हैं और चौकी जहां है वहां पहुंचा दी जाती है, रख दी जाती है। श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। श्यामा जो है वो अपना स्वरूप दिखा रही है, छोटी बहन है तो पूरा अधिकार जता रही है, कह रही है कि तुमने जो है मुझे दिखाया नहीं, अब देखो मैं क्या है करती हूँ, मैं जाकर अम्मा जी से कह दूंगी। केशव कहता है, अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा, कह देता हूँ, क्षेत्रीय प्रभाव है भाषा का, ध्यान रखिएगा। कह दूंगा, कह देता हूँ, वार्निंग दे रहा हूं। श्यामा, तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं? केशव, और गिर पड़ती तो चार सरना हो जाते। श्यामा, हो जाते, देख लेना, मैं कह दूंगी। भाई बहन का नोक झोंक है यहाँ पर। इतने में कोठरी का दरवाजा खुला और माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकल आए? माताजी निकलती है, दरवाजा खोलकर देखती है बच्चे हैं कहाँ, और कहती है कि तुम जो है कब निकल आए? मैंने कहा ना था कि दोपहर को ना निकलना। किसने किवाड़ खोला? माँ अमूमन जो है बच्चों को वैसा ही कहती है ना। प्रेमचंद जी ने बहुत कोशिश की है, कोशिश क्या, बिल्कुल सफल कोशिश की है कि वही भाव रखा जाए, है ना। तुम दोनों बाहर कब निकले? मैंने कहा था ना कि दोपहर को ना निकलना। किसने किवाड़ खोला? किवाड़ केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने माँ से यह बात नहीं कही। छोटी बहन है, भैया का पूरा ख्याल रख रही है। उसे डर लगा कि भैया पिट जाएंगे। हाँ,
केशव दिल में कांप रहा था कि कहीं श्यामा कह ना दे अंडे ना दिखाए थे, है ना। उसे लग रहा था अंडे तो इसको मैंने दिखाई नहीं, अब ऐसा ना हो ये माँ से शिकायत कर दे। इससे अब उसको श्यामा पर विश्वास ना था। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी, भाई बहन का प्यार है ना, मोहब्बत के कारण चुप थी। इस कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से इसका फैसला नहीं लिया किया जा सकता, शायद दोनों ही बातें थी। या ऐसा भी हो सकता है कि श्यामा सोच रही हूँ कि सिर्फ भैया ही तो नहीं आए, मैं भी तो आई थी, तो दोनों की पिटाई ना हो जाए, है ना, इसलिए भी शांत रही। या फिर भाई का प्यार है जो कि नोकझोंक है, इस कारण से चुप रही। जो भी हो, माँ ने दोनों को डांट डपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया और आप धीरे धीरे उन्हें पंखा झेलने लगी। ठीक है ना, वो माता जी जो है दोनों को सुला लेती है फिर बगल में। और पंखा झेलने का मतलब वो हाथ वाला पंखा जो होता है, जो गत्ते से बना हो, प्लास्टिक से बना हो, या फिर पत्तों से, पेड़ के जो ताड़ के पत्र होते हैं उससे भी बनाए जाते हैं, खजूर के पत्ते से भी बना लिया जाता है ना, उससे पंखा झेलने लगी। अभी सिर्फ 2 बजे थे, दोपहर के 2 बज चुके, बाहर तेज लू चल रही थी। अब दोनों बच्चों को नींद आ गई, वास्तव में अब बच्चे धीरे धीरे सो गए। अगले परिदृश्य में हम देखते हैं 4 बजे यकायक। यकायक जो है ये बिगड़ा हुआ रूप है। ये अचानक के लिए प्रयोग में लाया गया है। और यहाँ पर है एका एक का प्रयोग किया जाता है, लेकिन प्रेमचंद जी ने भाषा की एक प्रकार से ये कहिए क्षेत्रीयता को बनाए रखने के लिए, या फिर कहानी को वैसा ही रूप देने के लिए कि आप उस परिस्थिति में पहुंच जाए, उस उन्हीं शब्दों का या उन्हीं शब्दावली का प्रयोग किया है जो दर्शकों को अपनी ओर खींच ले। इस कारण से यकायक शब्द का प्रयोग किया गया है। 4 बजे यकायक श्यामा की नींद खुली, किवाड़ खुले थे, वह दौड़ी हुई कार्निस के पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी। वो भागकर आई, 4 बज चुके लगभग, और नींद खुल गई श्यामा की। लेकिन केशव अभी सो रहे हैं, है ना। तो उन्होंने, जो श्यामा है वो भागी हुई कहा जाती है कार्निस के पास कि हमने जो किया था उसका क्या हुआ देखने के लिए ऊपर की तरफ ताकने लगी। टोकरी का पता ना था, अब टोकरी वहां नहीं थी। संयोग से उसकी नजर नीचे गई, उसने नीचे की ओर देखा, वहां उल्टे पांव दौड़ते हुए कमरे में जाकर जोर से बोली, भैया अंडे तो नीचे गिरे, नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। अर्थात अभी भी श्यामा जो है नादानी कर रही है। उसे ऐसा लग रहा है कि बच्चे जो है वो उड़ गए, अंडा जो है वो फूट गया और बच्चे चूजे जो है उससे निकलकर उड़ गए हैं। केशव घबराकर उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया तो क्या देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं और उनमें कोई चूजे की सी चीज बाहर निकल आई है। अर्थात अंडे फूट गए गिरकर, है ना। और जो उसमें भ्रूण है अंडे का, वो सुरक्षित तो नहीं रह सकता, तो बस वो दिख रहा है। हाँ, तो अर्थात वो चूजे जो है अब नहीं रहे, वो अंडे में ही समाप्त हो गए। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी और पानी की जो प्याली उसने लगाई थी बड़े जतन से, वो भी टूटी पड़ी हुई है। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। रंग उड़ गया मुहावरा है यहाँ पर, अर्थात बदहवास हो जाना, परेशान हो जाना। आंखों से जमीन की तरफ देखने लगा। निश्चित रूप से आंखों से ही देखते हैं, लेकिन आंखों से जमीन की तरफ देखने लगा मतलब बहुत बारीकी से, है ना। श्यामा ने पूछा, अंडे कहाँ उड़ गए भैया? केशव ने करुण स्वर में कहा, अंडे तो फूट गए। श्यामा, और बच्चे कहाँ गए? केशव बहुत ज्यादा समझाना नहीं चाह रहा, इसलिए वो कह रहा है, तेरे सर में देखती नहीं है, अंडों में से उजला उजला पानी निकल आया है, वही तो 2-4 दिनों में बच्चे बन जाते। माँ ने सोटी हाथ में, सोटी का अर्थ यहाँ पर डंडा से है, डंडी से है ना। माँ ने सोटी हाथ में लिए लिए हुए पूछा, तुम दोनों वहां धूप में क्या कर रहे हो? श्यामा ने कहा, अम्मा जी चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। अब जो है श्यामा बोल पड़ी, अम्मा जी चिड़िया के जो अंडे हैं वो टूटे पड़े हैं। माँ ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से से बोली, तुम लोगों ने अंडे को छुआ होगा, अर्थात तुम दोनों ने अंडे को छू लिया होगा। अब तो श्यामा को भैया पर जरा भी तरस ना आया। ठीक है ना, क्योंकि एक तो उन्होंने, भैया ने पहले ही जो है इतनी बड़ी गलती कर दी कि श्यामा को दिखाया नहीं, और दूसरा वो अंडे रहे नहीं कि वो देख भी पाती चूजे कैसे निकलेंगे, है ना। तो अब जो इसका मन टूट गया, तो इसने भी जो है भैया के ऊपर कोई तरस नहीं करते हुए सारी सच्चाई बता दी। उसी ने शायद अंडों को इस तरह रख दिया कि वह नीचे गिर पड़े। बता दिया कि अंडा जो है भैया ने इस तरह से छू लिया या रख दिया था कि वो गिर पड़े, इसकी उसे सजा मिलनी चाहिए। बोली, इन्होंने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी, मतलब पूरी शिकायत जो है वो कर रही है बच्ची। माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे?
केशव भीगी बिल्ली बना खड़ा रहा। भीगी बिल्ली बना रहना अर्थात ये एक मुहावरा है। भीगी बिल्ली मतलब डर जाना, बहुत ज्यादा सहम जाना, सहम कर वहां पर खड़ा रहा। माँ माँ कहती है, तू वहां पहुंचा कैसे? माँ को लगा कि बच्चे तो छोटे हैं, कार्निस की ऊंचाई ज्यादा है, बच्चे यहाँ पहुंच कैसे गए? श्यामा, चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े अम्मा जी। अब श्यामा शिकायत कर रही है कि कैसे कैसे भैया चढ़े थे, तो सारी कहानी बता रहे हैं कि स्टूल पर जो है चौकी रख दी थी, चौकी के ऊपर स्टूल रखा, उसके ऊपर खुद चढ़ गए थे। केशव, तू स्टूल थामे खड़ी थी? केशव कह रहे हैं कि अकेला मैं नहीं था, तू भी थी जो पकड़ कर रखी थी स्टूल को। श्यामा, तुम्ही ने तो कहा था। श्यामा कहती है, भैया तुमने ही तो कहा था। माँ, तू इतना बड़ा हुआ, तुझे अभी इतना भी मालूम नहीं अंडे की, अंडे छूने से चिड़ियों के अंडे, यानी कि अंडे जो है उसको अगर तुम छू लो तो चिड़ियों के अंडे क्या हो जाते हैं? गंदे हो जाते हैं। चिड़िया फिर उन्हें नहीं सेती। सेना से भी प्राय ये है कि अंडे को जो है चिड़िया बैठकर उसको एक निश्चित तापमान पर जो है गर्मी देती है, जिससे कि अंडे बड़े होते हैं, है ना? तो तुझे नहीं पता कि उसको फिर वो नहीं सेती? तो श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए हैं अम्मा जी? श्यामा कहती है, तो क्या भैया की गलती से नहीं हुए ये चिड़िया ने खुद गिरा दिए अंडे? श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया के अंडे गिरा दिए अम्मा जी? माँ, और क्या करती? केशव के सिर इसका पाप पड़ेगा। हाय हाय, 3 जाने ले ली दुष्ट ने, है ना? माँ कह रही है अपने बच्चे को ही कि इसने 3 जाने ले ली। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी। माँ को हंसी आ गई। माँ को अपने बच्चों की नादानी पर जो है अब हंसी आ गई कि उन्होंने कितने भोलेपन से, बाल मन से, है ना, नादानी पूर्वक ये कार्य किया है, इस काम को अंजाम दिया है। उनकी कोई ऐसी मंशा नहीं थी कि अंडे को नुकसान पहुंचाया जाए, लेकिन अनजाने में ये गलती हो गई। इसलिए शायद प्रेमचंद जी ने इस कहानी का शीर्षक रखा है नादान दोस्त। माँ को हंसी आ गई। मगर माँ को कई दिनों तक अपनी मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस होता रहा। अब जो है केशव को जो है अफसोस हो रहा। ऐसा नहीं कि आज ही अफसोस रहा, 2-4 दिनों तक अफसोस होता रहा। अंडों को हिफाजत करने के जोग में मतलब प्रयास में, जोग का अर्थ यहाँ पर कोशिश है, उसने उसका सत्यानाश कर डाला। इसे याद कर वह कभी कभी रो पड़ता था। दोनों चिड़िया फिर वहां फिर दोनों चिड़िया वहां फिर दिखाई वहां ना दिखाई दी। दोनों चिड़िया वहां दिखाई दोनों चिड़िया वहां फिर ना दिखी, ऐसा लिखना था। ठीक है, खैर, दोनों चिड़िया वहां फिर ना दिखाई दी, अर्थात अब दोनों चिड़िया जो है वहां पर दिखाई नहीं दी। ये पाठ का जो है यहीं पर पाठ समाप्त होता है। अब देखिए प्रश्न कैसे कैसे बन सकते हैं, इसको जरा समझिए। एक तो बाल सुलभ, बाल मनोविज्ञान पर आधारित प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है ना? हालांकि प्रश्न इतने आसान होंगे कि अगर आपने पाठ को अच्छे से समझ लिया है तो आप कहीं से भी घुमाकर उत्तर पूछा जाए तो आप दे सकते हैं, है ना? प्रश्न पूछा जाए तो आप उसका उत्तर दे सकते हैं। और इसके अलावा आप जो है जब चैप्टर अपने इतना बारीकी से डिस्कस किया है, इतने अच्छे से समझा है, तो अब आपको कोई कठिनाई नहीं मालूम होने वाली है। खैर, एक बार हम प्रश्न उत्तर को देख लेते हैं। अंडों के बारे में केशव और श्यामा के मन में किस तरह के सवाल उठते थे, तो आप उत्तर दे सकते हैं कि अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, क्या खाते होंगे, है ना, उनको धूप लगती होगी। ये सारे प्रश्नों का उत्तर जो है ये आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे दिया करते थे। क्यों ऐसा प्रश्न पूछा गया, आपस में ही क्यों तसल्ली देते थे? तो आपको बताना है, क्योंकि माँ को घर के काम से फुर्सत नहीं थी और पिताजी को दफ्तर के काम से। केशव ने श्यामा के चिथड़े, टोकरी और दाना पानी मांग कर कार्निस पर क्यों रखे थे? तो वो सारी बातें आप बताएंगे कि अंडे की हिफाजत के लिए उन्होंने रखे थे, लेकिन हिफाजत की जगह तो उन्होंने नादानी कर दी। केशव और श्यामा ने माँ चिड़िया के अंडों की रक्षा की या नादानी? देखिए यह विचारात्मक प्रश्न के रूप में है ना? हालांकि अगर आप सामान्य परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो वो नादानी है ना? लेकिन बच्चों के अनुसार जो है उन्होंने तो रक्षा ही करनी चाहिए थी। तो बाल केंद्रित उत्तर है रक्षा करना, और सामान्य परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखेंगे तो ये एक नादानी है। इसके अलावा नादान दोस्त रखा है कहानी का शीर्षक। प्रेमचंद जी के बारे में बता सकते हैं आप कि इन्होंने जो है इस कहानी के द्वारा एक बाल मनोविज्ञान को प्रस्तुत करने की कोशिश
की है। और जो शब्दों के बारे में मैं अगर कहूँ तो सामान्य शब्द हैं, देशी शब्दों का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग किया गया है, क्षेत्रीयता का प्रभाव रखा गया है ना। इसी से संबंधित प्रश्न भी बन सकते हैं। इसके अलावा अनुमान और कल्पना, ये हमारे काम का भी यहाँ केवीएस के स्तर पर नहीं है, ठीक है। और अगर हम छात्र हैं तो हम देख सकते हैं, अगर हम छठी सातवीं में पढ़ रहे हैं, छठी के बच्चे हैं, या हम अध्यापक हैं, तो अगर हम देख रहे हैं तो फिर आप इसको एक बार देखिएगा, आपको मिल जाएंगी ये चीजें। और इस प्रकार से जो है मैं इस वीडियो को यहीं पर रोकना चाहूंगा। और कैसा लगा आपको, क्या कमियां मुझ में रही, आपको दिख रहा है ना। अपने अनुसार मैं कोशिश यही कर रहा हूं कि आपको जो है पूरी ऊर्जा के साथ समझाऊं, है ना। आप इसके पीछे क्या मानते हैं, कैसा आपको लग रहा है, ये सारा फीडबैक आप चाहे तो कमेंट में दे सकते हैं। अगर आपको पसंद आ रहा है तो ये भी निश्चित रूप से लिखिए। और अगर मेरी कोशिश आपको अच्छी लग रही है तो एक लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और बच्चों का, अतिथि शिक्षकों का, है ना, सबका भला हो। हालांकि सभी पारंगत हैं विषय में, लेकिन कई बार कुछ चीजें हम बच्चों को दिखलाते हैं, समझाते हैं, तो उस दृष्टि से भी है जो है आप इसको रेफर कर सकते हैं। मेरी कोशिश है, और मेरा कोई इसमें अपना स्वार्थ नहीं, सिंपल मैं अपने कंटेंट को इसलिए आपके सामने रखता हूं ताकि आप इसको देखकर समझे, और अगर आप छात्र हैं तो आप इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा लें। तो इसी के साथ अब मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, और हम अगले चैप्टर को लेकर चलेंगे। कुछ रिक्वेस्ट मुझे ऐसे भी हैं, मेरे पास आए हैं कि आ, 9वीं 10वीं के चैप्टर को पहले ले लेना चाहिए। तो मैं देख रहा हूं मित्रों कि कैसे इसको हम मैनेज कर सकते हैं, लेकिन जब तक कुछ नया नहीं है तब तक हम इसको लेकर चल रहे हैं। और उसके बाद फिर मैं आपसी चर्चा के बाद आपके सामने कंटेंट रखूंगा कि पहले 9 10 लेना चाहिए या 6 7 8 लेना चाहिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ हो, अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। पापा